हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस साल से जो गणित है सरकारी स्कूलों में उसका सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है गणित में पैटर्न्स। तो गणित क्या है? गणित पैटर्नों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। तो गणित क्या है? ये पैटर्नों की खोज तथा पैटर्न उनके अस्तित्व के कारणों का स्पष्टीकरण है। तो देखिए, हम जानते हैं पैटर्न क्या चीज़ होते हैं। पहले हम बात करते हैं पैटर्न क्या चीज़ होती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ तरीके के पैटर्न आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, यहाँ पर क्या बन रहा है? एक तरीके का पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि +4, फिर +4, +4, +4, इस तरीके से आगे ये पैटर्न बन रहा है। तो इस ये जो पैटर्न वाली मैथमेटिक्स है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स या नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये नंबर सिस्टम है तो इसके अलावा भी कोई चीज़ होगी। तो वो क्या चीज़ है? देखिए, इसके अलावा क्या होता है आपका? ग्राफिकल ग्राफिकल पैटर्न्स, ग्राफिकल पैटर्न्स। ग्राफिकल पैटर्न्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि फिगर में जैसे आता है, फिगर में आता है ना कि कभी आपको ऐसा बॉक्स दिया होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया, उसके अंदर सर्कल दिया है, फिर आपको एक सर्कल दिया है, इसके अंदर ट्रायंगल दिया है। इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं कि अगला बताइए, वो किस में आ जाता है? आपका ग्राफिकल पैटर्न होता है। इसके अलावा भी अदर पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि कहीं पर आ गया बी, बी, फिर डी, फिर एफ, देन क्या आएगा? तो यहाँ बी +1 मतलब +2 हो गया है। बी एक छोड़ करके सी का गैप दिया गया, BCD, फिर ई छोड़ करके एफ दिया गया, ऐसे ही जी छोड़ करके एच दिया जाएगा। तो इस प्रकार के पैटर्न को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न। तो आपने ये सारी चीज़ें कहाँ देखी होंगी? आपने रीजनिंग में ये सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे जो अभी मुख्यमंत्री उदीयमान छात्रवृत्ति योजना होती है, स्पेशली उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड में ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम 6th क्लास में भी होता है और 8th क्लास में भी होता है। तो वहाँ पर ये जो पैटर्न्स हैं इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, रीजनिंग का एक पेपर होता है। तो पैटर्न्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका पहला चैप्टर ही रखा गया गणित में पैटर्न। ओके, तो यह गणित क्या है? पैटर्नों की खोज तथा पैटर्न उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। अभी देखिए, कहते हैं कि पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। तो पैटर्न कहाँ होते हैं? कह रहे सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, नेचर में, जैसे मैंने अभी बताया लीव्स में हो गया या बटरफ्लाई में हो गया। ठीक है, हमारे घरों में, घरों में क्या होता है? आप घरों में जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स जो है वो क्या होती है? किसी एक पैटर्न पर बनी होती है। ठीक है, और विद्यालयों में, विद्यालय की बिल्डिंग्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो भी क्या होता है? एक पैटर्न में डिजाइन होता है। और सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। आप ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर के, खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर के, खेल खेलने इत्यादि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी हमारी सहायता करते हैं। आया समझ में? ओके, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। इसी कारणवश गणित को कला तथा विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है? एक आर्ट भी है और क्या है? साइंस भी है। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए उनके रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरण को भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पैटर्न तो है, जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग भी एक क्या है? मैथमेटिक्स है। और रीजनिंग किससे चलती है? ये चलती है कारणों से। किससे चलती है? कारणों से। तो कह रहा है कि यहाँ पर
उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरण को भी ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन कारणों से ये पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जाता है जो उन संदर्भों के बाहर हैं जिनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इसका उपयोग जो है वो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए मैथमेटिक्स ने जैसे जैसे विकास किया वैसे वैसे मानवता, ह्यूमैनिटीज़ और जो भी ह्यूमन के लिए जो भी प्रॉफिटेबल था उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में गणित सहायक हुई है। उदाहरण के लिए देखिए, तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्न की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया है। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने तथा रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। इसी प्रकार जीनोमों के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की। पैटर्न से संबंधित अनेक उदाहरण हैं जिनमें ये एक है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आपने नाम तो सुना ही होगा कि ये डीएनए जो पैटर्न होता है उसकी सहायता से हमने क्या किया, रोगों का पता लगाने में और उनका उपचार करने में हमें मैथमेटिक्स पैटर्न की सहायता से मदद मिली है। अब आइए देख लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आइए पता लगाएं क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करती है। तो हाँ बिल्कुल, गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जहाँ गणित हमारी सहायता करती है। जैसे कि पहले क्या, खरीदारी। देखिए आप इन क्वेश्चंस को आप अपने जो नोटबुक है उसमें भी नोट कर सकते हैं, क्लास वर्क की कॉपी में भी कर सकते हैं। यहाँ दिया है कि खरीदारी में देखिए, खरीदारी जब हम बाजार जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो हमें कीमतों की गणना करनी होती है, छूट की गणना करनी होती है और कुल खर्च का अनुमान लगाना होता है। तो वहाँ पर क्या आती है यूज़, गणित। पूछा गया जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करती है। तो कहाँ करती है, पहली खरीदारी में। दूसरा कहाँ करती है, पैसों का प्रबंधन करने में। हम अपने बजट की योजना बनाने, बचत करने और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। तो हमें कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, इसके लिए हम गणित का उपयोग करते हैं। उसके बाद समय प्रबंधन, हमने टाइम मैनेजमेंट करना है। क्या करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट। हम अपने दिन की योजना बनाने, कार्यों को प्राथमिकता देने और समय पर काम पूरा करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। फिर है खाना पकाने में। जब हम खाना पकाते हैं तो हमें सामग्री की मात्रा की गणना करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 चम्मच नमक डाल दिया, तो क्या करते हैं हम मात्रा के अनुसार डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई फूड वाली वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर कहेगा कि मैंने आधा कप पानी लिया है, 2 कप इसमें मैदा डाल दिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या करता है, मेजरमेंट खाना पकाने में कि कितना लेना है, 1 कप, आधा कप, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इस तरीके से मेजरमेंट में गणित का यूज़ होता है। अगला देखिए, यात्रा करने में। जब हम यात्रा करते हैं तो हमें दूरी की गणना करनी होती है, यात्रा के समय का अनुमान लगाना होता है और ईंधन की खपत की गणना करनी होती है कि हमें कितना दूर जाना है और कितना टाइम लगेगा और उस पर ईंधन की खपत की तेल कितना लग जाएगा, इसमें भी मैथमेटिक्स यूज़ होती है। और कहाँ होती है, वित्तीय निर्णय में। वित्तीय निर्णय में कैसे होती है, जब हम निवेश करते हैं, ऋण लेते हैं या बीमा खरीदते हैं तो हमें गणित का उपयोग करके वित्तीय निर्णय लेने होते हैं। मान लीजिए हम कहीं से लोन ले रहे हैं, ऋण लेना मतलब कि लोन ले रहे हैं, या फिर हम कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं, जैसे LIC सुनिए ना। हाँ, हमें गणित का उपयोग करना होता है कि भैया हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा आएगा। तो ये भी क्या है, गणित के का ही एक उपयोग है। तो गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और इसके बिना हम अपने जीवन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। तो मैथमेटिक्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, जैसा आपने ऊपर देखा है। फिर भी हमारे पास कुछ उदाहरण है यहाँ पर। देखिए, गणित ने मानव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ कुछ उदाहरण है जहाँ गणित ने मानव को प्रेरित करने में सहायता की है। जैसे पहला है वैज्ञानिक प्रयोग। गणित ने वैज्ञानिकों की प्रयोगों को डिजाइन करने, डेटा का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने में मदद की है, ठीक है ना, कि कैसे डिज़ाइन करना है, प्रयोगों को डिज़ाइन करना है, उसका डेटा एनालिसिस होता है,
डेटा एनालिसिस मतलब कि एक एक्सेल शीट में सारा डेटा आता है कि भैया हमने इतना पावर देंगे, इतना ही करेंगे, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? मैथमेटिक्स में आती हैं। उदाहरण के लिए आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में गणितीय समीकरणों का उपयोग किया गया था। मैथमेटिक्स ये समझिए कि हर जगह है। आप इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो भी आपकी जो है चल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास में गणित ने अर्थव्यवस्था को समझने, आर्थिक मॉडल बनाने, वित्तीय निर्माण लेने में मदद की। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास की दर की गणना करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है। जैसे हम सुनते हैं कि भैया जीडीपी इतनी बढ़ गई है या इतनी कम हो गई है, इतना व्यापार घाटा हो गया, तो आर्थिक डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी गणित मानव को आगे बढ़ाने में प्रेरित करती है। तीसरा, लोकतंत्र। लोकतंत्र गणित ने चुनाव में मतदान प्रणाली को डिजाइन करने, देखिए, जनसंख्या की गणना करने, सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करने में मदद की है। तो सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में या आपको ये जनसंख्या की गणना करनी है या मतदान प्रणाली को डिजाइन करना है कि भैया कितने वोट पड़ेंगे, कितना वोट परसेंट रहा, उसके लिए किसका उपयोग होता है? गणित का उपयोग होता है। नेक्स्ट है निर्माण। गणित ने भवनों, पुलों और अन्य जटिल संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में मदद की है। उदाहरण के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करके भवनों की स्थिरता और सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपने अगर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए सिविल वाले क्या करते हैं, उसकी अलग से मैथमेटिक्स होती है, उसको पढ़ते हैं कि भैया पुल कितने आर्क पर बनेगा, कितना उसका झुकाव होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पुल बना दिया सीधे सीधे। आप देखते होंगे कि पुल अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं ना। हाँ, फिर नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। गणित ने टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों और घड़ियों जैसे उत्पादों के डिज़ाइन और विकास में मदद करी। तो हर जगह जो मैथमेटिक्स है उसने क्या किया, हमेशा मानव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसके बिना हमारा आधुनिक जीवन संभव नहीं होता है। आ गया, इतना क्लियर है? चलिए, अब है संख्याओं में पैटर्न। गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मैथमेटिक्स में यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? जिस पूर्ण संख्याओं के पैटर्न के बारे में, जहाँ मैंने आपको बताया था जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर क्या है? +2 +2 +2 +2 से आगे बढ़े ना, तो ये क्या है? एक तरीके का पैटर्न है। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न होते हैं। जैसे आपने एक टेबल ले ली, आपने लिया 10, 20, 30, 40, ये भी क्या है? एक तरीके का पैटर्न है। पैटर्न और क्या हो सकता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये भी क्या है? एक तरीके से पैटर्न है। तो सीक्वेंस सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकार में है जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पैटर्न्स के बारे में। यहाँ पर दिया गया है, देखिए कुछ पैटर्न दिए गए हैं। यहाँ पर पैटर्न कैसे दिए गए हैं? 1 1 1 1 1 1 1 1, ये क्या बोला है? सभी एक हैं। जो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? सारी गणन संख्याएं हैं। उसके बाद कहता है 1 3 5 7 9 11 13, ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, देखिए हम शायद नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। विषम संख्या, सम संख्या, त्रिभुजाकार संख्या, वर्गाकार संख्या, घन संख्या, विरांक संख्या, 2 की घात है, 3 की घात है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें छूट गई हैं इम्पोर्टेंट। वो एक है भाज्य संख्याएं और एक है आपका अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं ये छूट गई हैं, जो इस चैप्टर में मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर आप इनके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सर हमें भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या के बारे में भी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। ओके, तो इससे आगे जो भी है उसे हम
अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो गई है। ठीक है ना, हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती हैं, और बाकी अन्य ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं और इनमें किस प्रकार का पैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़नी है या नहीं है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।